घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं। रघुनाथ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में सतर्कता थी। रघुनाथ एक घने वृक्ष के नीचे रुक गया और इधर उधर देखने लगा। अचानक झाड़ियों में हलचल होने लगी और एक नकाबपोश स्त्री उसके सामने प्रकट हो गई। आखिर कब तक हम छोटी मोटी ठगी करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम कुछ बड़ा करें, बहुत बड़ा। हाँ, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक योजना चल रही है। अगर ये सफल हो गई तो हम इतना लंबा हाथ मारेंगे ना कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ ठीक है, फिर मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर नकाबपोश स्त्री झाड़ियों में वापस चली गई। रघुनाथ नगर की ओर बढ़ गया। रघुनाथ की दुकान पर महंगे आभूषण और रत्न सजे हुए थे, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। रघुनाथ हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी उसका मित्र धनीराम अंदर आ पहुंचा। अरे 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 रघुनाथ, ये क्या? बाजार में भैया रौनक बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? हाँ, क्या बताओ मित्र, व्यापार में घाटा हो रहा है। पहले जो ग्राहक यहीं आते थे अब दूसरों की दुकान से सामान खरीद रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। हाँ। अरे तुमने सुना, राजा सूर्यभान की पुत्री राजकुमारी सुमेधा के पास एक अनमोल हार है। हाँ, अरे जिसमें कोई अद्भुत पत्थर जड़ा हुआ है। कहते हैं कि वो हार जिसे भी मिल जाए उसकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ। ये सुनकर रघुनाथ चौंक गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये किस तरह का हार है? क्या सच में ऐसा कोई चमत्कारिक आभूषण हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही वजह है कि वो हार हमेशा राजकुमारी के पास रहता है। वो बहुत संभाल कर रखती हैं, लेकिन अगर किसी तरह से वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो समझो भैया तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। रघुनाथ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आई। वो कुछ सोचने लगा। रघुनाथ अपने आप से बोला, अगर वो हार मेरी किस्मत बदल सकता है तो मुझे किसी भी हाल में उसे हासिल करना होगा। धनीराम मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात के समय रघुनाथ अपनी दुकान के भीतर बैठा एक कागज पर कुछ रेखाएं खींच रहा था। अगली सुबह राजा सूर्यभान अपने सिंहासन पर बैठा था। रघुनाथ महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं आपके राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास ऐसे अनमोल गहने हैं जो आपके दरबार की शोभा बढ़ा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने बेहतरीन आभूषणों का संग्रह दिखाऊं महाराज। ठीक है, लाओ दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। ऐसी कौन सी चीजें हैं, दिखाओ। रघुनाथ ने एक सुंदर मखमली थैली से कुछ बेशकीमती आभूषण निकाले और राजा के सामने पेश कर दिए। मंत्रीगण और दरबारी भी उत्सुकता से गहनों को देखने लगे। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी सुमेधा का एक हार सबसे अनमोल और दुर्लभ है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? दरअसल मैं उसकी बनावट समझना चाहता हूँ महाराज। राजा सूर्यभान कुछ पल सोचते हुए बोला, ठीक है, राजकुमारी सुमेधा को बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजकुमारी सुमेधा महल के अंदरूनी कक्ष से बाहर आ गई।
उसके गले में वही प्रसिद्ध अनमोल हार था जो रत्नों से जड़ा हुआ चमक रहा था। रघुनाथ की नजरें हार पर टिक गईं। वाह 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 वाह, राजकुमारी, आपका ये हार तो सच में अद्वितीय है। आहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसकी चमक और नक्काशी वाकई में देखने लायक है। हाँ। इतना बोलकर रघुनाथ उत्सुकता से राजा सूर्यभान से बोला, महाराज, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ क्या? राजा सूर्यभान ने हामी भर दी। राजकुमारी ने हार उतारा और उसे रघुनाथ की ओर बढ़ा दिया। रघुनाथ ने हार को दोनों हाथों से थाम लिया। वो उस हार की बनावट को बारीकी से देखने लगा। हा 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 हा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये तो सच में अनमोल है महाराज, अनमोल। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा महाराज। कमाल का है, कमाल, अद्भुत अद्भुत। इतना बोलकर रघुनाथ वहां से चला गया। और अगले दिन फिर से महल आ पहुंचा और राजा सूर्यभान की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं एक नया व्यापारिक समझौता करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ अनोखे गहने भी तैयार किए हैं। मुझे राजकुमारी का हार फिर से देखने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, राजकुमारी को बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सुमेधा महल के कक्ष से बाहर आ गई। उसने वही अनमोल हार पहन रखा था। रघुनाथ ने धीरे से हार को हाथ में लिया, लेकिन इसी दौरान उसने बड़ी चतुराई से असली हार को अपने वस्त्रों में छुपा लिया और उसकी जगह नकली हार रख दिया। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये हार तो सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। महाराज, मैं चलता हूँ। राजा सूर्यभान को कोई संदेह नहीं हुआ। रघुनाथ दरबार से निकल गया। उसके मन में खुशी थी। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राजकुमारी सुमेधा शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक वो अपने गले से हार उतारकर ध्यान से उसे देखने लगी। पिताजी, मेरा हार अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि वो असली नहीं है। सुमेधा, क्या तुम सोच समझ कर कह रही हो ना? ये वही हो ना? ये वही हार है जो तुम्हें उपहार में दिया गया था। मैं इसे पहचानती हूँ पिताजी, लेकिन इसकी चमक पहले जैसी नहीं रही। मुझे लगता है कि ये असली नहीं है। राजा सूर्यभान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो तुरंत मंत्री को आदेश देते हुए बोला, तो ठीक है, इस हार की जांच करवाई जाए। इसे राज जौहरी के पास ले जाओ। मंत्री हार लेकर चला गया। कुछ समय बाद वो वापस लौट आया। महाराज महाराज महाराज, ये हार तो नकली है, नकली। हाँ। हाँ? अरे, आखिरकार ये कैसे संभव है? महाराज महाराज, वो व्यापारी ही इस षड्यंत्र के पीछे हो सकता है। उसी ने 2 बार राजकुमारी के हार को देखने की मांग की थी, आपको याद है ना? ठीक है, रघुनाथ व्यापारी को तुरंत खोजा जाए। वो जहां भी हो उसे गिरफ्तार किया जाए। सैनिक तुरंत महल से बाहर निकल गए। इधर रघुनाथ कमरे में टहल रहा था। तभी एक सेवक हड़बड़ाता हुआ अंदर आ पहुंचा। सेठ जी, खबर मिली है कि राजा के सैनिक आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर रघुनाथ बुरी तरह से डर गया और अपने आप से बोला, लगता है कि राजा को मेरे ऊपर शक हो गया है। तो मुझे असली हार को, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो छिपाना होगा। हाँ। रघुनाथ का सेवक वहां से चला गया। सेवक के जाते ही रघुनाथ अपने आप से बोला, सोचा था इस बार लंबा हाथ मारूंगा, लेकिन राजा सूर्यभान को शक हो गया। अब हार को कहीं छुपाने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ,
इस हार को जंगल में फेंक आता हूं। जब मेरे पास हार मिलेगा ही नहीं तो राजा सूर्यभान चाह कर भी मुझे सजा नहीं दे सकता। हाँ। इतना बोलकर रघुनाथ जंगल की ओर चला गया और अपनी पगड़ी में छुपाया हुआ हार निकालकर एक तालाब के किनारे फेंक दिया। हाँ। अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ। इतना बोलकर वो सीधे अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अपने दरवाजे तक पहुंचा, उसकी नजर वहां खड़े 2 सैनिकों पर पड़ी। रघुनाथ, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, चलो हमारे साथ। रघुनाथ सैनिकों के पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ा। राजा सूर्यभान सिंह सिंहासन पर बैठा था। रघुनाथ, एक व्यापारी? अरे हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रघुनाथ। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? महाराज सबसे पहले तो आपकी जय हो। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा धोखा महाराज? राजा सूर्यभान नकली हार रघुनाथ के सामने फेंकते हुए बोला। अरे ये हार नकली है। बताओ, मेरी पुत्री के गले का असली हार अचानक नकली में कैसे बदल गया? तुम्ही ने 2 बार इसे देखने की इच्छा जताई थी ना? बताओ। महाराज, मैं तो केवल इस तरह का हार बनाना चाहता था, परंतु मैं नहीं जानता कि आखिरकार ये नकली कैसे हुआ। झूठ मत बोलो रघुनाथ। महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे घर और दुकान की तलाशी ले सकते हैं। राजा सूर्यभान ने सैनिकों की ओर देखकर आदेश दे दिया। एक सैनिक तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आकर बोला। महाराज, रघुनाथ के घर और दुकान में इस तरह का कोई हार नहीं मिला। इसे तुरंत कारागार में डाल दो, और जब तक मुझे असली हार नहीं मिल जाता, ये कारागार में ही रहेगा। ले जाओ। सैनिक रघुनाथ को पकड़कर कारागार की ओर ले गए। राजा सूर्यभान गहरी सोच में दरबार से बाहर निकल आया। तभी राजकुमार जयदेव महल में दाखिल हो गया और अपने पिता को चिंतित देखकर रुक गया। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या बात है? कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारी बहन सुमेधा को एक हार उपहार में दिया था बेटा। अभी कुछ देर पहले उसे शक हुआ कि वो हार नकली है। पिताजी, तो इसमें चिंता की बात क्या है? आप तो कई हार खरीद सकते हैं। नहीं जयदेव, नहीं, वो कोई साधारण हार नहीं था। एक साधु ने मुझे ये हार आशीर्वाद स्वरूप दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हार चमत्कारी है। जब से सुमेधा के गले में ये हार आया है, वो स्वस्थ हो गई है। राजकुमार जयदेव ये सुनकर गंभीर हो गया। ओ पिताजी, तब तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। परंतु आप चिंता मत कीजिए, अब मैं उस हार को ढूंढने का प्रयास करूंगा। राजकुमार जयदेव गहरी सोच में डूबते हुए जंगल की ओर निकल गया और एक तालाब के किनारे बैठे सोचने लगा। तभी वहां एक सुंदर स्त्री आ पहुंची। जयदेव उस स्त्री की सुंदरता देखकर अचंभित हो गया। तुम कौन हो? मेरा नाम आरती है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आप केशव नगर के राजकुमार हैं, है ना? हाँ। आरती ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें रखा एक सुंदर हार राजकुमार की ओर बढ़ा दिया। ये हार मुझे कुछ देर पहले तालाब के किनारे मिला। ये किसी राजकुमारी का लग रहा है। मैं इसे महल में देने जा रही थी, लेकिन जब आपको यहाँ बैठे देखा तो मैं समझ गई कि आप राज परिवार से हैं, इसलिए ये आपको ही देना उचित समझा। राजकुमार जयदेव हैरानी से हार को देखने लगा। ओह, क्या बात है! तुम जानती हो ये हार कितना कीमती है?
ये कितना भी कीमती हो, लेकिन ये किसी की संपत्ति है, इसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। राजकुमार जयदेव आरती की ईमानदारी से प्रभावित हो गया। मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूं। आरती उसे लेकर जंगल में अपनी झोपड़ी तक पहुंच गई। वहां कोई नहीं था। ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ दिनों पहले तक वो मेरे साथ थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ देर बाद राजकुमार जयदेव घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट आया और हार राजा सूर्यभान के सामने रख दिया। पिताजी, 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 ये देखिए, आप इसी हार की चिंता कर रहे थे ना? अरे हाँ ये तुम्हें कहाँ मिला? राजकुमार जयदेव जंगल में हुई पूरी घटना बताने लगा। राजा सूर्यभान गहरी सोच में पड़ गए। हाँ, ये कितनी विचित्र बात है। राजकुमारी के गले का हार अचानक नकली में बदल जाता है और असली हार जंगल में मिलता है। चूंकि उस लड़की ने बहुत बड़ा उपकार किया, हमें उसे ढेर सारा पुरस्कार देना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे राज्य में ऐसे ईमानदार लोग भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमार जयदेव फिर से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो आरती की झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। सुनो, पिताजी ने तुम्हें महल बुलाया है। वो तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा, चलिए। कुछ देर के बाद आरती जयदेव के साथ महल में प्रवेश कर गई। आरती, आरती, तुमने हमारा मूल्यवान हार लौटाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। बताओ, बताओ, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? बोलो। महाराज, मुझे पुरस्कार में कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता इस संसार से विदा हो चुके हैं। मैं जंगल में अकेली झोपड़ी में रहती हूँ। आप जानते हैं ना, एक अकेली स्त्री का वहाँ रहना कितना कठिन होता है। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे महल में कोई कार्य सौंप दीजिए, ताकि मैं जंगल से छुटकारा पा सकूं। तुम्हारी बात सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से तुम राजकुमारी सुमेधा की दासी बनकर रहोगी। इतनी ईमानदार दासी पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। उस दिन के बाद आरती राजकुमारी सुमेधा की दासी बन गई। कुछ ही दिनों में वो महल के सभी लोगों से घुल मिल गई। एक दिन आरती अकेली बैठी थी। तभी राजकुमार जयदेव वहां आ पहुंचा। आरती, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए राजकुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। राजकुमार, मैं एक दासी हूँ। क्या आपके पिता एक दासी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? मेरे पिता ने मुझे विवाह की पूरी स्वतंत्रता दी है। फिर मैं ये बात स्वयं महाराज के मुख से सुनना चाहती हूँ। राजकुमार जयदेव तुरंत राजा सूर्यभान के पास चला गया और अपने प्रेम की बात बताने लगा। आरती एक बहुत ही ईमानदार और सुंदर लड़की है। अगर वो भी तुमसे विवाह करने के लिए सहमत है तो फिर हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी वहां आरती आ जाती है। उसने हल्की मुस्कान के साथ शर्माते हुए नजरें झुका ली। आरती के चेहरे की लाली बता रही है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। अचानक एक सैनिक वहां आ पहुंचा। महाराज, 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 रघुनाथ जो कारागार में बंद था
वो भाग गया। क्या बात कर रहे हो? यह बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर कोई और समय होता तो हम अपनी पूरी सेना उसे पकड़ने में भेजते। लेकिन अभी हमारे पास और भी आवश्यक कार्य हैं। ठीक है, चलो तुम अभी फिलहाल के लिए जा सकते हो। अगले दिन राजकुमार जयदेव और आरती का विवाह संपन्न हो गया। कुछ दिन बाद आरती बैठी गहरी सोच में थी। तभी राजकुमारी सुमेधा वहां आ पहुंची। सुमेधा के गले में वही हार था। इसी हार ने मेरी तकदीर बदल दी। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए वो हार निकालकर आरती के गले में पहना दिया। जब भी तुम इस हार को देखोगी, तुम्हें अपनी बदली हुई तकदीर याद आएगी। अगले दिन जब राजा सूर्यभान की नजर आरती के गले में पड़े उस हार पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। ये हार तो सुमेधा के पास था। महाराज, सुमेधा ने ये मुझे भेंट में दिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे लौटा सकती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बस बस बस, भेंट वापस नहीं की जाती है। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा। क्या मुझे पहचाना, राजा सूर्यभान? अरे आप तो वही साधु हैं जिन्होंने कुछ समय पहले मुझे ये चमत्कारी हार दिया था। हाँ, और इसी हार की वजह से मेरी तकदीर बदल गई। लेकिन ये हार नकली हो गया था और कुछ समय बाद ये जंगल में मिला था। क्या तुमने कभी सोचा कि आखिरकार ये हार जंगल में कैसे पहुंचा? तभी वहाँ जयदेव आ पहुँचा और साधु की ओर देखने लगा। राजा सूर्यभान जयदेव से बोला, ये वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे चमत्कारी हार भेंट किया था। तभी साधु राजा सूर्यभान से बोला, राजन, समय बहुत कम है। तुझ पर और तेरे परिवार पर एक भारी विपत्ति मंडरा रही है। विपत्ति? आखिरकार कैसी विपत्ति साधु महाराज? कृपया कृपया स्पष्ट करें। यदि तूने शीघ्र ही उपाय नहीं किया तो तेरी और तेरे पुत्र जयदेव और तेरी पुत्री सुमेधा की मृत्यु निश्चित है, निश्चित। अब हे साधु महाराज, कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। मैं किसी भी स्थिति में अपने बच्चों की रक्षा करना चाहता हूँ। इसका एक ही उपाय है राजन। तुझे और तेरे दोनों संतानों को 10 वर्ष के लिए जंगल में रहना होगा। केशव नगर राज्य को भूल जाना होगा। यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम मृत्यु के प्रकोप से बच सकते हो। हाँ, 10 वर्ष जंगल में? लेकिन पिताजी, हम यहाँ नहीं रहे तो राज्य का क्या होगा? यदि मेरे परिवार की रक्षा इसी से हो सकती है तो मैं भी जंगल जाने को तैयार हूँ। नहीं 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 पुत्री, तू अभी इस वंश का पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं बनी है। ये संकट केवल राजा सूर्यभान और उसके वंशजों पर आया है। राजा सूर्यभान, उसका पुत्र और उसकी पुत्री, केवल यही तीनों जंगल में रहेंगे। हाँ, यदि यही उपाय है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। हम अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करने के लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। लेकिन पिताजी, हम सब चले जाएंगे तो फिर राज्य का शासन कौन संभालेगा? चिंता मत करो पुत्र, जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक केशव नगर की बागडोर आरती के हाथों में होगी। अब से यह राज्य किसी राजा के नहीं बल्कि एक रानी के अधीन होगा। आरती साधु महाराज से बोली, साधु महाराज, मैं अपने परिवार को महल के बाहर तक तो छोड़ सकती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो राजन। कुछ ही देर में राजा सूर्यभान, राजकुमार जयदेव और राजकुमारी सुमेधा साधु के साथ महल के बगीचे तक पहुंच गए। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक दूसरा साधु प्रकट हो गया। आप कौन हैं? मुझे यहाँ आना ही पड़ा राजन। अगर मैं आज नहीं आता तो ये दोनों ठग
तुम्हें जंगल भेजकर तुम्हारे पूरे राज्य को लूट लेते। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ये साधु नहीं बल्कि एक बहरूपिया ठग है, और तुम्हारे सामने जो तुम्हारी बहू बनकर खड़ी है वो इसकी बेटी है। हैं? क्या ये इसकी पुत्री है? लेकिन ये कैसे संभव है? इस साधु ने तो मुझे वो चमत्कारिक हार दिया था। वो हार इसने मुझसे ही चुराया था और साधु का भेष धरकर वो तुम्हें भेंट कर दिया। फिर एक व्यापारी बनकर उसने चालाकी से असली हार बदलकर नकली हार तुम्हें दे दिया। हैं? क्या? हाँ, और जब तुम्हें पता चला कि राजकुमारी पुत्री के गले में नकली हार है तो इससे पहले कि तुम कोई कार्रवाई करते राजन, इसे खबर मिल गई तो इस ठग ने असली हार जंगल में फेंक दिया जहां इसकी बेटी आरती पहले से ही मौजूद थी। राजकुमार जयदेव विस्मित होकर आरती की ओर देखने लगा। फिर इसकी बेटी ने चालाकी से वही हार राजकुमार जयदेव को दे दिया। जयदेव ने जब तुम्हें वो हार दिखाया तो तुम बड़े प्रभावित हो गए और इसे महल बुला लिया। महल में पहुंचकर इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और नकली ईमानदारी से तुम्हें पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। तुमने इसे राजकुमारी सुमेधा की दासी बना दिया, लेकिन फिर इसने राजकुमार जयदेव पर जादू करना शुरू किया और अपने इरादे में ये कामयाब हो गई। और साधु महाराज, इसका इरादा क्या था? इसका इरादा था तुम्हारे पूरे परिवार को फंसाकर केशव नगर पर अधिकार जमाना और फिर इस महल के खजाने और राज्य की एक एक संपत्ति को लूटकर दूसरे देश भाग जाना। इतना बोलकर दूसरे साधु ने अचानक पहले साधु के बाल पकड़कर खींच लिए। अगले ही पल उसके चेहरे का नकाब उतर जाता है और उसके पीछे से असली चेहरा प्रकट हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ व्यापारी था। और आरती ने ही अपने पिता को कारागार से भगाया था। वो जो रघुनाथ भागा था ना, हाँ वही। ओ हो, अब मैं समझ गया। तो तुम वही ठग हो जिसे पकड़ने के लिए कई राज्यों के राजा वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। राजन, ये कोई मामूली ठग नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा अपराधी है। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। सैनिकों ने रघुनाथ और आरती को पकड़ लिया। साधु महाराज, आपने मुझे और मेरे राज्य को बचा लिया। अगर आप नहीं आते तो मेरा तो संपूर्ण राज्य बर्बाद हो जाता। ठगों के जाल से बचना आसान नहीं होता राजन। मैं देखना चाहता था कि ये बाप बेटी किस हद तक जा सकते हैं। Hi kids! We hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you. Bye-bye.